सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगर आपको इस कॉन्सेप्ट में आज तक डाउट है तो आप एकदम सही जगह हैं। इस वीडियो को कंप्लीट होने के बाद सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में जितनी भी बातें हैं आपकी क्लास 10th की वो आपको पता होगी। तो अपने कुर्सी की पेटियां बांध लो क्योंकि फिजिक्स में अब आपका कॉन्फिडेंस बदलने वाला है। तो पढ़ते हैं हम टॉपिक सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में आपको बताते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती क्या है? देखो, अगर आपको मुझे समझाना हो किसी ऐसे इंसान को जिसको फिजिक्स बिल्कुल भी नहीं आती, तो मैं आपसे कहूंगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है। जैसे इस मार्कर को मुझे आपसे कहना हो एक उंगली पर बैलेंस करो, तो आप इधर उंगली लगाएंगे और छोड़ेंगे जैसे इस मार्कर को, ये नीचे गिर जाएगा। इधर उंगली लगाएंगे, मार्कर छोड़ेंगे, नीचे गिर जाएगा। लेकिन एक उंगली पर सर बैलेंस कैसे करोगे? एक उंगली पर बैलेंस करने के लिए मेरे बच्चे बोलेंगे सर ये उंगली इसके बीच लगाओ। बीचों बीच जैसे ही उंगली लगाओगे ये मार्कर बैलेंस हो जाएगा। तो बेटा ये जो बीचों बीच है ना, यही किसी भी ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। लेकिन आपको समझाता हूं फिजिक्स की लैंग्वेज में सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है। जैसे ये आपके पास एक रूलर है, एक रूलर है। आपने जैसे ही इस रूलर के इधर सपोर्ट प्रोवाइड किया और इधर से आपने हाथ हटाया, ये रूलर क्या होगी? इधर लुढ़क जाएगी। सर आपने इधर सपोर्ट दिया और इधर से ये हटाया तो ये इधर गिर जाएगी। आपको एकदम अगर इस रूलर को बैलेंस करना है तो इसको सपोर्ट कहां पर दो? तो मेरे बच्चे बोलेंगे सर एकदम सेंटर पर दो, एकदम बीचों बीच दो, इधर दो। सर इधर देने से क्या होगा? इधर देने से बेटा एक चीज होगी, ये रूलर एकदम बैलेंस हो जाएगी। तो जिस पॉइंट पर ये रूलर बैलेंस हो रही है वही इसका क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ऐसा होता क्यों है मैं आपको बताता हूं। अगर एकदम बीचों बीच है तो जितनी डिस्टेंस इस पॉइंट की इधर से है, अगर मान लो ये पॉइंट और इस एज की डिस्टेंस d है तो इस पॉइंट और इस एज की डिस्टेंस भी d होगी। दोनों बराबर डिस्टेंस की है, इक्वल पार्ट में रूलर है। तो बेटा जितना मास रूलर का इस साइड होगा m, उतना ही मास तो रूलर का इस साइड होगा m। m मास की वजह से नीचे की तरफ फोर्स रूलर लगाएगी w, इधर भी नीचे की तरफ ये वाला पार्ट रूलर का लगाएगा w, वेट। और इस वेट की वजह से इधर भी तो टॉर्क आएगा और इस वेट की वजह से इधर टॉर्क आएगा। तो इस वेट की वजह से जो टॉर्क आएगा वो कैसा होगा? ये टॉर्क नीचे की तरफ आए, मूवमेंट ऑफ फोर्स, यानी कि इधर भी टी आएगा, इधर भी टी आएगा। लेकिन बेटा इस टॉर्क में, यानी कि ये टॉर्क क्या है? ये सर इस W वेट की वजह से ही तो आया है, तो इसको हम बोलेंगे मूवमेंट ऑफ वेट, यानी इस पोर्शन का वेट। ये भी क्या है? टॉर्क, मूवमेंट ऑफ वेट, यानी कि ये जो वेट था इसकी वजह से जो टॉर्क आया ये टॉर्क है। बेटा ये टॉर्क और ये टॉर्क इस तरफ लाना चाह रहा होगा और ये टॉर्क इस तरफ लाना चाह रहा होगा, लेकिन ये टॉर्क दोनों ही इक्वल है क्योंकि दोनों तरफ वेट इक्वल है। इससे क्या होगा? सर इस टॉर्क की डायरेक्शन देखोगे तो क्या है? इस साइड, यानी कि क्लॉकवाइज, यानी कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन आप कैसी लेते हो? क्लॉकवाइज डायरेक्शन को आप नेगेटिव लेते हो। इस टॉर्क की डायरेक्शन क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज को आप कैसे लेते हो? क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज को आप डायरेक्शन कैसे लेते हो? पॉजिटिव लेते हो। अगर मैं कहूं इस रूलर पर नेट टॉर्क कितना होगा, तो सर आप कहोगे ये वाला टॉर्क प्लस ये वाला टॉर्क। ये वाला टॉर्क कितना है? पॉजिटिव है, प्लस टी प्लस।
ये वाला टॉर्क कितना है सर, माइनस के साथ लेंगे, माइनस टी इज इक्वल टू टी प्लस टी इज इक्वल टू, ये टी से टी कैंसिल कर देंगे, टी माइनस टी इक्वल्स टू ये जीरो आ जाएगा। यानी कि सर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारा वो पॉइंट है जिस पर हमारा रूलर बैलेंस हो जाता है, पहली डेफिनेशन ये। दूसरा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारा वो पॉइंट है जिसके अबाउट किसी भी, जिस सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारा वो पॉइंट है जिसके अबाउट क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल होते हैं। दूसरी डेफिनेशन ये। तीसरी डेफिनेशन ये कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारा वो पॉइंट है जिसके अबाउट अगर हम सारे टॉर्क को जोड़ दें, सारे टॉर्क जोड़ दें मतलब मूवमेंट ऑफ वेट को ऐड कर दें, तो हमारा टोटल वेट, टोटल मूवमेंट ऑफ वेट हमारा क्या आएगा, जीरो आएगा। समझो, कोई भी बॉडी बहुत सारे नंबर ऑफ पार्टिकल से बनी होती है। ये बहुत सारे पार्टिकल बने हुए हैं, बहुत सारे पार्टिकल बने हुए हैं। मान लो इसका वेट होगा W, इसका वेट W लग रहा है नीचे, इसका वेट W लग रहा है, इसका वेट लग रहा है। ये वेट क्या है, फोर्स ही तो है, फोर्स ही तो है, फोर्स ही तो है। इन सब की वजह से क्या आएगा इस बॉडी पर, सर टॉर्क आएगा। अगर मान लो इस बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी COG ये है, दिस इज द COG ऑफ द बॉडी, तो अगर इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट ये सारे वेट का जो मूवमेंट होगा, समेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ ऑल द वेट्स इज इक्वल टू जीरो। यानी कि इस वेट की वजह से जो टॉर्क आएगा, इस वेट की वजह से जो टॉर्क आएगा, इन सबको जब हम जोड़ेंगे तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट वो जीरो होगा। समझ में आ रहा है? तो अगर मैं आपसे पूछूं सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, सर सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट है जिसके अबाउट सारे वेट का सम, सारे वेट के मूवमेंट का सम, यानी जो वेट की वजह से टॉर्क आ रहा है, इसलिए सारे वेट के मूवमेंट का सम जीरो होता है। तो चलो हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में कुछ नोट कर लेते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? इट इज द पॉइंट, it is the point about which the algebraic sum of the movement of weight is zero. It is the point about which the algebraic sum of the moment of weight is zero. अच्छा, दूसरी बात, यही तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो वही पॉइंट है अगर जहां पर हम सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं तो बॉडी बैलेंस हो जाती है। इट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, क्या है हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी COG is the point if center of gravity is the point if we provide support at that point the body can be balanced easily हमेशा। क्यों? सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट मैंने तुम्हें बताया कि बॉडी बैलेंस रहती है, ना इधर जाएगी
ना इधर जाएगी अगर सपोर्ट प्रोवाइड कर दिया। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सर सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट दोनों इक्वल होते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द पॉइंट about which the clockwise movement CWM is equal to anti-clockwise movement ACM। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ही वो पॉइंट है जिसके अबाउट क्लॉकवाइज मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के बराबर होता है। और इसी वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो वेट, मान लो ये बॉडी डिफरेंट मास के बनी होगी, लेकिन वो हम मान कहां रहे हैं कि इस पोर्शन की वजह से इधर की तरफ टॉर्क आया होगा, इस पोर्शन की वजह से इधर की तरफ टॉर्क आया होगा। टॉर्क के लिए सर दो चीजें होनी चाहिए, फोर्स और एक डिस्टेंस। डिस्टेंस तो है, फोर्स कहां से आई होगी? सर ये वेट, ये भी तो फोर्स का ही तो काम कर रहा होगा। तो फोर्स के मूवमेंट को हम क्या बोलते थे? टॉर्क। तो यहां पर वेट भी तो फोर्स है, तो मूवमेंट ऑफ फोर्स नहीं लेंगे, मूवमेंट ऑफ वेट। और जितने भी वेट की वजह से मूवमेंट आया है उन सबको जोड़ दो। क्यों जोड़ने पर ये जीरो हो जाएंगे? क्योंकि एक तरफ का क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस करेगा वेट, एक तरफ का वेट एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस करेगा। एक तरफ अगर क्लॉकवाइज है और एक तरफ एंटी क्लॉकवाइज है, अगर इधर से एंटी क्लॉकवाइज है इधर क्लॉकवाइज है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो ना बॉडी इधर जाएगी ना बॉडी इधर जाएगी, बॉडी सीधी ऐसे बैलेंस रहेगी। समझ गए सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में? सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात अभी आपको और बताऊंगा, इतना सा नोट करो। मान लो इस रूलर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां है, तो हमने फलक्रम इधर ही लगाया, फलक्रम इधर लगाया तो बॉडी बैलेंस हो गई, ना बॉडी इधर गई ना बॉडी इधर गई। ये तो हमने प्रैक्टिकली देखा है। तो मैं एक बात पूछूं, ये बॉडी, ये फलक्रम इस बॉडी पर किधर फोर्स लगा रहा होगा? इस फलक्रम की वजह से हमने देखा कि ये बॉडी का फोर्स इधर लग रहा होगा ऊपर की तरफ, ये इसी पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करेगा। ये फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन। ये फलक्रम नीचे से पुश कर रहा होगा ना ऊपर की तरफ, तभी तो ये बैलेंस है। और ये बॉडी नीचे आना चाह रही होगी, तो बॉडी भी तो नीचे की तरफ फोर्स लगा रही होगी, बॉडी लगा रही होगी वेट। तो बेटा एक बात और, बॉडी का पूरा वेट कहां पर काम कर रहा होगा? बॉडी का पूरा वेट सेंटर ऑफ मास पर काम, बॉडी का पूरा वेट सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर काम कर रहा होगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारा वो पॉइंट है जहां पर पूरी बॉडी का मास रखा होता है, या सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारा वो पॉइंट है जहां पर पूरी बॉडी का वेट एक्ट करता है। यानी इस पूरी बॉडी का वेट कहां पर लग रहा है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर। और तुमने जैसे ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर सपोर्ट प्रोवाइड किया फलक्रम का, तो फलक्रम ने भी ऊपर की तरफ फोर्स लगा दिया। इस नॉर्मल ने इस बॉडी वेट को बैलेंस कर लिया, जिसकी वजह से ना फलक्रम इधर जाता है ना इधर जाता है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो रहा है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारा वो पॉइंट है जहां पर पूरी बॉडी का वेट एक्ट करता है। इसीलिए तो अगर मान लो ये बॉडी है, इसका पूरा वेट इधर एक्ट कर रहा है, तो वेट इधर एक्ट कर रहा है तो इधर ही का पोर्शन नीचे जाना चाहेगा। तो बेटा हमने इधर ही सपोर्ट प्रोवाइड कर दिया। सपोर्ट ने क्या किया? उधर ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया। ऊपर की डायरेक्शन में सपोर्ट ने जैसे ही फोर्स लगा दिया, इस वेट को बैलेंस कर लिया। इसीलिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर बेटा कोई भी बॉडी सपोर्ट प्रोवाइड करने पर बैलेंस हो जाती है। समझे? तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में ये भी लिख लो, COG is the point where
टोटल वेट ऑफ द बॉडी एक्स, जहां पर पूरी बॉडी का वेट का बॉडी एक्स, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज पॉइंट वेयर टोटल वेट ऑफ द बॉडी एक्स, जहां पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में कुछ और बातें बताता हूं मैं। पूछूं, ये तुम्हारे पास एक थिन रॉड है, एक थिन रॉड है, रॉड यूनिफॉर्म, तो बेटा इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां होगी? सर एकदम बीचों बीच में होगी, यानी एकदम मिड पॉइंट पर होगी, मिड पॉइंट पर इस पे क्या होगी? सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी। अच्छा, मैं एक थिन वायर बोलूं, एक थिन वायर है, थिन वायर, तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां होगी? सर ये भी इसके मिड पॉइंट पर होगी, ठीक है। अच्छा, मैं तुमसे बोलूं, अगर हमारे पास एक स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर, इसकी गेम समझ लो, उसके अंदर कुछ भर दो, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसकी कहां होगी? इसकी भी बेटा एकदम सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर पर ही होगी। अच्छा, हॉलो स्फीयर है तो भी इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके अंदर होती, ठीक है। मान लो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, मान लो सिलेंडर है, उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां होगी? ये सिलेंडर है, तो बेटा इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां होगी? तो सिलेंडर का सेंटर ये है, तो सेंटर से ऐसे ऐसे लाइन ड्रॉ करो, इस सेंटर से जो लाइन ड्रॉ हुई है, इसी के बीचों बीच सेंटर ऑफ ग्रेविटी तुम्हारी लाई करेगी। सिलेंडर की सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पर लाई करेगी? मिड पॉइंट। अच्छा, किसी ट्रायंगल के लिए मैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी तुमसे पूछूं, तो ट्रायंगल के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे निकालोगे? देखो बेटा, अगर इस ट्रायंगल के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पोजीशन निकालनी है, तो इस एक्सिस से इस पर मीडियन डालो, ये डालनी मीडियन, इस पॉइंट से इस एक्सिस पर मीडियन डालो, और इधर से इधर मीडियन डालो, तो ये ट्रायंगल की तीनों मीडियन जहां पर इंटरसेक्ट करेगी वही तुम्हारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, यानी एट द पॉइंट इन ट्रायंगल सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां लाई करेगी? एट पॉइंट वेयर ऑल थ्री मीडियन इंटरसेक्ट। अच्छा, मैं तुमसे कहूं रेक्टेंगल की सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पर लाई करेगी? तो बेटा रेक्टेंगल की अगर सेंटर ग्रेविटी तुमसे पूछी जाए, तो बेटा रेक्टेंगल के ये बनाओ डायगोनल, तो रेक्टेंगल के डायगोनल जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं वहां पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करेगी। तो ट्रायंगल के लिए क्या करोगे? फॉर ट्रायंगल सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज एट द इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स। अच्छा, तुमसे पूछूं सेंटर ऑफ ग्रेविटी स्क्वायर की कहां लाई करेगी? तो बेटा जहां पर स्क्वायर के डायगोनल इंटरसेक्ट करेंगे, जहां पर स्क्वायर के डायगोनल इंटरसेक्ट करेंगे वहां पर इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करेगी। अच्छा, मैं तुमसे पूछूं पैरेललोग्राम की सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पर लाई करेगी? ये पैरेललोग्राम की सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां लाई करेगी? सर जहां पर पैरेललोग्राम के डायगोनल इंटरसेक्ट करेंगे वहां पर पैरेललोग्राम की सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करेगी। ये हो गया तुम्हारा रेक्टेंगल, ये हो गया तुम्हारा स्क्वायर, ये होगा तुम्हारा ट्रायंगल, अरे कह सकता हूं पैरेललोग्राम। अच्छा, मैं रोम्बस की पूछ लूंगा, तो सर रोम्बस की भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे निकालोगे? जहां उसके डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे होंगे वहीं पर उसकी लाइन रहेगी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ये डिफरेंट शेप एंड साइज के, अगर मैं तुमसे बोल दूं कि मेरे पास एक रिंग है, ये रिंग मतलब घर में देखा है कड़े जो आप पहनते हो, चूड़ी पहनते हो, वो रिंग शेप की होती है। तो इस रिंग की सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां लाई करेगी? बेटा एकदम सेंटर पर लाई करेगी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके सेंटर पर लाई करेगी, ठीक है।
तो अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपने देख लिया डिफरेंट डिफरेंट बॉडी की, उनकी पोजीशन के साथ कैसे कैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी बदल रही है उनके शेप के साथ। इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पोजीशन कैसे कैसे बदल रही है जैसे जैसे बॉडी का शेप बदल रहा है। सोचो हमारे पास एक वायर था, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वायर के ऊपर बीचों बीच में लाई कर रही थी, उसी वायर को हमने मोड़ दिया रिंग की शेप में, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वायर के सेंटर पर लाई कर रही है पर वायर के ऊपर लाई नहीं कर रही है। यानी कि मास का डिस्ट्रीब्यूशन जैसे चेंज होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पोजीशन भी चेंज हो जाएगी। यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस पर डिपेंड करती है सर? सेंटर ऑफ ग्रेविटी मास के डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करती है, क्योंकि मास का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होगा तो बॉडी का शेप एंड साइज दोनों चेंज हो जाएगा। तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी के आप एग्जांपल नोट करिए और एक इंपॉर्टेंट बात सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में लिखिए। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी depends on the distribution of mass, that is shape and size of the body। कोई इसका एग्जाम्पल पूछे तो इसका एग्जाम्पल भी आप दे सकते हो। ए थिन वायर हैज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अच्छा, इस वायर के ऊपर सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई कर रही है क्या? इस अगर रिंग की मैं बात करूं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी रिंग के ऊपर लाई करती है? नहीं सर, रिंग के बीच में तो खाली जगह होती है ना, तो लेकिन उसके सेंटर पर लाई करती। यानी कि यहां से एक बात और हम कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी मे नॉट लाई ऑन द बॉडी। ऐसा भी हो सकता है कि बॉडी के ऊपर सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करे और ऐसा भी हो सकता है कि बॉडी के ऊपर सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई ना करे, क्योंकि यहां थोड़ी कोई मास मौजूद है, यहां तो खाली पड़ा है। पर रिंग के केस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर पर लग रही है। तो एक और बात लिखो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में। सेंटर ऑफ ग्रेविटी में और मे नॉट lie on the body, may not lie on the body। हो सकता है बॉडी के ऊपर लाई करे, नहीं हो सकता है बॉडी के ऊपर लाई ना करे। अच्छा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और स्टेबिलिटी के बारे में अगर मैं तुमसे पूछूं कि कौन सी बॉडी ज्यादा स्टेबल होगी सेंटर ऑफ ग्रेविटी के, बेटा देखो इस डस्टर की बात करूं तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां होगा? इधर बीचों बीच में। बिल्कुल, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एकदम बीच में होगा। ठीक है, अगर मैं तुमसे बोलूं डस्टर ऐसे रखा है मैंने तो ज्यादा स्टेबल है, या फिर ऐसे रखा है तो डस्टर ज्यादा स्टेबल है? सर आप कहोगे सर जब आपने ऐसे रखा था तो डस्टर तुरंत गिर जाएगा, पर आप ऐसे रख देते हो जब डस्टर को तो वो ज्यादा स्टेबल है। इसका रीजन क्या है बेटा? क्योंकि जैसे ही आपने डस्टर को ऐसे रखा सेंटर ऑफ ग्रेविटी काफी ऊपर हो गई, लेकिन जैसे ही आपने उस डस्टर को ऐसे लेटा के रखा सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे हो गई। यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितना नीचे लाई करेगी उतनी बॉडी ज्यादा स्टेबल होगी। जैसे ये ब्रिक है, इस ब्रिक को तुमने ऐसे रखा तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां थी, तुरंत गिर जाएगी, पर इसी ब्रिक को मैंने लिटा के रख दिया तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां पे देखो, इसकी हाइट और इसकी हाइट, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे है और इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर है, पर ये लेस स्टेबल है। लेस स्टेबल ये कैसी होगी? मोर स्टेबल। क्यों? क्योंकि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे लाई करता है। तो यहां से हम एक बात और लिख सकते हैं, मोर मतलब ए बॉडी विल बी मोर स्टेबल, विल बी
more stable if its center of gravity is as much low as possible। बस 2 मिनट और आप लोग इस वीडियो से जुड़े रहिए, आपका टॉपिक कंप्लीट होने वाला है। यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत ही ज्यादा, a body will be more stable if its center of gravity is as much as lower as possible। अच्छा, तो एक बात, एक क्वेश्चन है आपसे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। मान लीजिए हमारा एक शिप है, अगर आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी और स्टेबिलिटी, हमें इस पर 2 कंटेनर लादने हैं, इस पर लोड करने हैं। एक कंटेनर है ए, एक कंटेनर है बी, दोनों रेक्टेंगुलर शेप के हैं। अच्छा, एक कंटेनर जो है उसका वेट है 500 टन और बी कंटेनर है, इसका वेट है 200 टन। और आपको लोड इस तरह से करने हैं इस शिप पर ताकि ये ए कंटेनर और बी कंटेनर एक दूसरे के ऊपर नीचे रहे। तो आप किस तरह से लोड करोगे? सोचो, ए को नीचे रखोगे, उसके ऊपर बी रखोगे, या बी को नीचे रखोगे, उसके ऊपर ये रखोगे? सोच लिया? तो बेटा हम सबसे पहले कंटेनर ए को रखेंगे, उसके बाद कंटेनर बी को उसके ऊपर रखेंगे। कंटेनर ए, कंटेनर बी। ऐसा हम इसलिए करेंगे क्योंकि ए का वेट बहुत ज्यादा है। जब ये दोनों कंबाइंड होंगे तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इनकी नीचे आ जाएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा वजन आगे नीचे रखा हुआ है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ होगी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितना नीचे होगी, बॉडी ज्यादा स्टेबल होगी। अच्छा, आपने देखा होगा जितनी भी स्पीड कार होती है, रेसिंग कार, वो बिल्कुल जमीन से चिपक के चलती हैं, जमीन से चिपकी हुई होती है। क्यों? क्योंकि जब वो जमीन से चिपकी हुई होती है तो उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ आ जाता है, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये कारण था, ये सारी चीजें थी सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में जो आपने समझी। आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट बॉक्स में बताएं, और ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताएं। थैंक यू।